जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम लोग ने हिंदी के अविधा, लक्षणा और व्यंजना को क्लियर किया था। आज हम लोग उसी क्रम में आएंगे और देखेंगे कुछ विशेष टॉपिक, जैसे तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें केवल और केवल बताया जा सकता है कि हिंदी के तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, ठीक, और देशज क्या है, विदेशज क्या है। बाकी ये टॉपिक जितना आप लोग रट सकते हो उतना रटिए। तद्भव क्या होगा, जैसे गेहूं का तद्भव क्या, अरे तत्सम क्या होगा, गेहूं का तत्सम क्या होगा, गोधूम होगा। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे तत्सम हैं, ऐसे बहुत सारे तद्भव आप रट सकते हो, जिसको हम लोग इनफाइनाइट तक कह सकते हैं। लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 10 के बोर्ड के एग्जाम में और 12 के बोर्ड के एग्जाम में पक्का है, पक्का पूछेगा। इसके अलावा आप अगर किसी कंपटीशन के एग्जाम में देख रहे हो तभी भी आपको पूछ सकता है, 9th में पूछ सकता है, 10th में पूछ सकता है, 11th में पूछ सकता है, 12th में पूछ सकता है, कंपटीशन में भी पूछ सकता है। यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, और जिसमें भी हिंदी आती है, यूपी ट्रिपल एससी की चाहे जितनी वैकेंसियां हैं, सब में ये क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो इसी क्रम में हम लोग आज केवल और केवल मतलब देखेंगे कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। लेकिन अगर आप लोग को अगर चाहिए तो मैं पूरा क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा उसको लिस्ट को मैं इसके नीचे अटैच कर दूंगा, आप लोग उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इसकी पूरी लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरा लिस्ट इसका क्या करूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वाले चैप्टर जितने भी हैं सब के सब रटने वाले चैप्टर हैं, आपको रटने के अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ, कुछ इसमें एग्जाम्पल मिल सकते हैं कि तद्भव कौन से ऐसे शब्द हैं जो तद्भव नहीं हो सकते, कौन से ऐसे शब्द हैं जो तत्सम नहीं हो सकते। ठीक है, तद्भव हमेशा ड और ढ से शुरुआत नहीं होता है, जिसके नीचे बिंदी लगी रहती है। उच्छिष्ट व्यंजन से कभी भी तत्सम शब्द स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा तद्भव ही रहेगा। जिसमें छ आ जाएगा, छ त्र ज्ञ श्र आ जाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, तत्सम शब्द रहेगा। ठीक है, संस्कृत वाले शब्द रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ अगर अनोखा पॉइंट मिलते रहेगा तो हम लोग लिखते रहेंगे। बाकी इसमें आप लोग एग्जाम्पल का एक्सपेक्टेशन ना कीजिएगा, मैं केवल और केवल बताऊंगा आप लोगों को कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, और उसको कुछ रूल बताऊंगा कि कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, बने रहिए इसी पे और देखते रहिए। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम लोग का जब भी क्लास आप लोग के सामने आए तो आप लोग को एक नोटिफिकेशन जाए। ठीक है भैया, बाकी ठीक है, चल रहा है, चलते रहेगा। सपोर्ट कीजिए थोड़ा आप लोग भी ना, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे और आपको लेकर जाएंगे। ठीक है भैया, तो आते हैं हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द के भेद। क्या रहेगा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 4 भेद। दिख रहा है ना भैया यहाँ पे, उत्पत्ति या, ये गलत लिखा दिया ना, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, 4 भेद हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, तत्सम। दूसरा क्या रहेगा, तद्भव। और तीसरा क्या रहेगा, देशज। और चौथा क्या रहेगा, विदेशज। चौथा क्या रहेगा, विदेशज या विदेशज, विदेशी या विदेशज
शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है और विदेशज क्या होता है। ठीक है भैया, बने रहिए आप लोग, वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो पहली हेडिंग डालिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द हेडिंग डालिए, क्या होगा तत्सम शब्द। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब होता है समान, तो तत्सम मतलब क्या हो जाएगा, उसके समान। अरे भैया किसके समान, संस्कृत के समान। तो हम लोग क्या इसको करेंगे कि तत्सम शब्द, तत्सम शब्द होता है तत् धन सम, तत् मतलब होता है उसके और सम मतलब होता है समान, अर्थात तत्सम का अर्थ है कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, तत् धन सम। तो जिसका जिसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान होता है, जिसका अर्थ उसके अर्थात संस्कृत के समान होता है। ठीक है भैया, तो देखते हैं हम लोग इसके आगे देखते हैं। तत्सम क्या होगा कि जो शब्द संस्कृत भाषा के से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे इसके बारे में लिख लीजिए कि संस्कृत के समान, जो शब्द संस्कृत भाषा के, नहीं ऐसा ना लिखो, ऐसा लिखो संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं या उपयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, तत्सम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अम्र, हरिद्रा, कदली का अर्थ केला, और क्या होता है गोमय, आदि शब्द, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए तत्सम शब्द को। और हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, जैसे आदि सूची क्या कहलाएगी, तत्सम शब्द कहलाएगी। तत्सम शब्द में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो भी शब्द हैं, जो भी संस्कृत भाषा के शब्द हैं, उसको हम लोग इनडायरेक्टली किसमें यूज करें, हिंदी शब्द में यूज करें, तो हिंदी भाषा के शब्द में यूज करें तो अच्छा। इसके पहले देखो, जो हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का विकास कुछ इस तरह हुआ है कि पहले क्या आया था, पहले
संस्कृत था ना, संस्कृत था, फिर क्या था, पाली था, पाली भाषा, पहले संस्कृत भाषा थी, फिर पाली भाषा थी, फिर क्या था, पाली के बाद प्राकृतिक आई, नहीं पहले प्राकृति आई फिर पाली आई, पहले प्राकृति आई नहीं, पहले पाली थी, एक मिनट रुको कंफ्यूजन है कुछ, पहले मेरे हिसाब से पाली है, क्योंकि भगवान जैन धर्म पहले था, बौद्ध धर्म पहले था, जैन धर्म बाद में था, जैन धर्म की भाषा क्या थी, पाली थी, तो हाँ तो पहले पाली थी, सही है, अरे बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, तो पहले बौद्ध धर्म था तो पाली थी, पाली भाषा थी, पाली के बाद क्या थी, प्राकृतिक थी, प्राकृति थी, और प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भी कहते हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी भी कहते हैं। ये भी चैप्टर आप लोग के सामने आएगा जल्द ही, टेंशन ना लीजिए, इसको भी हम लोग लेंगे, बढ़िया से लेंगे, हाँ। तो ये सब करते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो को पार्ट बाय चिंग चाइनीज। आगे देखते हैं, ये तत्सम शब्द खत्म हुआ, अब आते हैं हम लोग तद्भव शब्द पे, ठीक है। तो इसकी लिस्ट मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक, और आप लोग को सामने रहेगा, ठीक है भैया। बाकी देखते हैं, चलो इसके बाद क्या रहेगा, तत्सम के बाद क्या आएगा, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या होता है कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है, तद, तद मतलब बिगड़ा हुआ, भव मतलब किसका, संस्कृत का, यही होगा, तद मतलब उससे, भव मतलब होना, उससे होना, तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, किससे होना, संस्कृत से उत्पत्ति उत्पन्न हुए शब्द को क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहते हैं। तो दूसरा क्या रहेगा, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि तद मतलब उसके, भव मतलब होना, तद्भव शब्द का अर्थ होता है उसके, उससे होना, तो इसको तोड़िए, अरे यार कितना चिल्ला रहे हैं, तद, तद मतलब उसके, और भव मतलब होना, तो उसके जैसा होना, जिसका, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उसके, उसके जैसा होना, उसके जैसा होना, किसके जैसा, संस्कृत के जैसा होना, ठीक है। मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा, मतलब तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्सम का बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा, तद्भव कहलाता है। तो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा, ठीक है। इसको और समझ सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जो शब्द रूप परिवर्तन के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे आम्र को हम लोग क्या कहे हैं, आम कहे हैं, उदाहरण के लिए आम्र को हम लोग क्या कहे हैं, जैसे आम्र, आम्र कैसा है, संस्कृत का शब्द है,
संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी रूप क्या हो जाएगा? आम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गोमल, जैसे गोमल, गोमल को हम लोग क्या कहेंगे? गोबर कहेंगे। ऐसे ही हरिद्रा को, हरिद्रा को, हरिद्रा को, हरिद्रा को हम लोग क्या कहेंगे? हल्दी कहेंगे। ठीक है, और आदि। तो आप इससे समझ सकते हैं। चार्ट आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, आप लोग केवल ये जानते रहे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। ठीक है, आपको जो उबट खाबड़ उटपटांग शब्द दिखेंगे वो किस में डालिएगा? तत्सम में डालिएगा। जो सादा सिंपल दिखेंगे उसको तद्भव में डालिएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अगला देखिए, अगला क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द क्या होंगे कि देश, ज का मतलब होता है जन्मा, अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग क्षेत्रीय क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः प्रचलन में आते हैं। देशज शब्द जैसे झाड़ू, पगड़ी, ठेला, ठेठ, झोला, तेंदुआ। ठीक है, तो इसके बारे में सब लिखते हैं देशज शब्द। तो हम लोग का तीसरा क्या रहेगा? देशज शब्द। कितना हुआ भैया? तो तीसरा हम लोग का क्या रहेगा? देशज शब्द। तो देखते हैं तीसरा। देशज शब्द। ठीक है, तो देखते हैं देशज शब्द में क्या है। क्या कह रहा है कि देशज, देशज शब्द को अगर तोड़ेंगे तो देश और ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ। तो देश और धन ज का अर्थ क्या होता है? जन्म। जैसे जलज, जन्म, जल में जन्मा हुआ। पंकज, पंख में जन्मा हुआ। पंख मतलब होता है कीचड़, और पंख में जन्मा हुआ मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ। अंडज, अंडज, अंड, अंडे से जन्म लेने वाला। ठीक है, द्विज, द्विज को ज, इसमें भी ज आया। द्विज मतलब क्या होता है? दो बार जन्म लेने वाला। जैसे दो बार जन्म लेने वाला जिसको हम लोग कहते हैं पक्षी। और एक दांत, दांत को भी हम लोग क्या कहते हैं? द्विज, क्योंकि दांत का भी जन्म कितनी बार होता है? दो बार। एक बार दूध का दांत होता है, एक बार पक्का वाला दांत होता है। तो ऐसे कमेंट बॉक्स में बताओ किसका किसका दूध का दांत टूट चुका है? हाँ, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। क्यों बताएं? क्योंकि पक्षी का भी जन्म अंडे से होता है ना। पहले एक बार अंडा निकलेगा, फिर अंडा फूटेगा तो दोबारा जन्म। ठीक है, तो उसको भी द्विज कहा जाता है। चलिए देखते हैं देशज, अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा। अर्थात, अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा। ठीक है, देशज अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों के अलग अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः प्रचलन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए अगला पॉइंट, जिन शब्दों का, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है,
इसका उदाहरण लिख लीजिए। ठेठ, ठेठ, पगड़ी, लोटा, खटिया, मचिया। और क्या होगा? खटिया, मचिया, पगड़ी, लोटा, जूता, ठुमरी, खिड़की, कलाई, जूता, ठुमरी, खिड़की, जूता, ठुमरी, खिड़की, खिड़की, कलाई, ऐसे कलाई, कलाई आदि। ठीक है, तो आप लोग देशा शब्द पता लगा सकते हैं जो गांव देश में बोली जाने वाली भाषा रहती है, जो गांव में बोले जाने वाला, तो जैसे कि इसको क्या कह देंगे हम लोग? देशज कह देंगे। ऐसी भाषाएं जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले उसको हम लोग क्या कह देंगे? देशज कह देंगे। ठीक है, तो देशज शब्द से आप लोग को याद रहना चाहिए। आगे आते हैं विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द, विदेशज शब्द में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे अरबी भाषाएं, फारसी भाषाएं, ठीक है, और जापानी भाषाएं कि जापान से कौन सा शब्द आया है। ठीक, तो हम लोग एक एक करके उसका हेडिंग लिखते जाएंगे और उसके जो शब्द हैं उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, और आपको जैसे ही पता चलेगा कि ये अरबी भाषा से शब्द आए हुए हैं, ये फारसी भाषा के शब्द हैं, ये उर्दू भाषा के शब्द हैं, तो चौथा हेडिंग हम लोग की रहेगी जो कि सबसे बड़ी रहेगी, और वो क्या रहेगी? विदेशज। विदेशज, ठीक है, वो क्या रहेगा? विदेशज। अगली कक्षा में हम लोग उपसर्ग प्रत्यय चालू कर देंगे। उपसर्ग को हम लोग देखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, उर्दू के उपसर्ग कितने हैं, ठीक है, और हिंदी के उपसर्ग कितने हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसको कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं, तद्धितांत किसको कहते हैं, ये सब हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है भैया, बने रहिए, अच्छी अच्छी टॉपिक रहेगी। अच्छा, जैसे ही मैं उपसर्ग प्रत्यय खत्म करूंगा वैसे ही हम लोग आ जाएंगे संज्ञा पे। संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञा आएंगे, सर्वनाम आएंगे, क्रिया आएंगे, विशेषण आएंगे। तो ये चार टॉपिक कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हम लोग देखेंगे रूढ़ यौगिक रूढ़ देख लिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तद्भव असम देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अव्यय। अव्यय चार रहेंगे, ये तो विकारी शब्द देखेंगे, अविकारी शब्द देखेंगे। ये जितना हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया है सबका सब संपला हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे काल, देखेंगे काल देखेंगे, और ऐसे ही हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर हम लोग शुरू से आएंगे, उस पे देखेंगे किस पे आते हैं। अभी फिलहाल हम लोग विदेशी भाषा पे ऐसे कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, ऐसे शब्द को विदेशी विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए। ऐसे कुछ शब्द जो विदेशी भाषाओं से विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें विदेशज या विदेशी या आगत भाषा कहते हैं। उन्हें विदेशी या आगत भाषा कहते हैं। ठीक है भैया, तो जैसे अंग्रेजी के शब्द विदेशी भाषा के अंतर्गत हमें अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, तुर्की, पुर्तगाली, डच, रूसी आदि भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लो, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो विदेशी भाषा के अंतर्गत हमें अंग्रेजी, उर्दू, डच, पुर्तगाली और
पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, तुर्की, तुर्की, फ्रांसीसी, तुर्की, फ्रांसीसी, और क्या दिया है? तुर्की, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फारसी, अंग्रेजी फारसी हो गया, फारसी, फारसी, फारसी भी लिख लो यहीं पे, फारसी, अंग्रेजी, फारसी, डच, पुर्तगाली, रूसी, रूसी भी हो गया, रूसी, और भी जो भाषाएं आएंगी, आदि, आदि भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विदेशी भाषाओं के अंतर्गत हम लोग इतनी सारी भाषाओं का अध्ययन करते हैं, और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ना, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, नहीं भी देखेंगे तभी भी चलेगा, क्योंकि विदेशी भाषा आप लोगों को केवल और केवल देखिए 10 में तद्भव और तत्सम पूछ सकता है, केवल और केवल तद्भव तत्सम पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप लोग को इसकी भी लिस्ट चाहिए तो आप लोग को इसकी भी लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। रटने वाला चैप्टर है ये पूरा का पूरा, तद्भव तत्सम देशज और विदेशज, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे और उसमें पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।